हाय एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर टू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अब पेपर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो मानता हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू विल नेवर बी श्योर कि भाई कितने नंबर इसमें आ सकते हैं। दूसरी चीज़, पेपर टू की प्रिपरेशन आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। पेपर टू की प्रिपरेशन आपकी एसएसबी में जाते हो तब भी हेल्प करेगी, लेक्चरेट देने में, ग्रुप डिस्कशन करने में, और इंटरव्यू के अंदर भी आपके काम आ सकती है। तो पेपर टू की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थॉट ऑर्गेनाइज करने आने चाहिए, आर्टिकुलेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है। तो पेपर टू इज सच अ थिंग। अगर आप उसको सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज मटेरियल, रिसोर्सेज, बुकलेट, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो तो आपका वो बुरा हाल होगा। मैं बता रहा हूँ, लास्ट में बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगे। पेपर टू इट इज ऑल अबाउट इंटरनलाइजेशन। जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे उतना बेहतर है। अगर आप रिसोर्सेज के पीछे भागोगे कि मैक्सिमम रिसोर्सेज मेरे पास आ जाए, तो वो होने वाला नहीं है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल। पेपर टू क्या है, थोड़ा सा बिहेवियरल है, राइट। आपके बिहेवियर के अंदर भी चेंज आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज आएगा, आपकी आर्टिकुलेशन के अंदर चेंज आएगा, आपकी अप्रोच के अंदर चेंज आएगा। तो ये होता है पेपर टू। लेकिन आप लोग सोचते हो कि हाँ सर, इंट्रोडक्शन के अंदर पहले ही टेम्पलेट बना ले गया, मेन बॉडी के लिए पहले ही टेम्पलेट बना ले गया, कंक्लूजन के लिए पहले ही टेम्पलेट बना ले गया, उसके लिए डायग्राम बना ले गया, वो एक पार्ट है। लेकिन मेन थिंग इज इन पेपर टू इज योर अप्रोच, इज योर साइकी, इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इज योर बैकग्राउंड में कितना काम किया आपने, न्यूज़पेपर कितना पढ़ते हो, कॉन्टेक्स्ट का कैसे ड्राइव करते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जो है काम कर रही होती है। अगर आप नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुकलेट, जो उनकी रील आती है, रील बनती है, मैंने देखा है बहुत बार, अगर उनके पीछे हो आप, तो आप जो है शायद पेपर टू में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। स्कोर तो कुछ ना कुछ आएगा अगर आप एग्जाम लिखोगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पेपर टू की रियलिटी क्या है और आइडियलिज्म क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि पेपर टू ऐसे प्रिपेयर किया जा सकता है, बट इन रियलिटी 3 घंटे का जो गेम है, इन 3 आवर्स आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तब वो जो आपने सोचा था उस टाइम पे, जब कि मैं इंट्रोडक्शन ऐसे लिख लूंगा, मेन बॉडी ऐसे लिख लूंगा, कंक्लूजन ऐसे लिख लूंगा, वो सब फेल हो जाता है। अभी आप जो कंपार्टमेंटलाइज करके जो नॉलेज एक्वायर करो, जैसे मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी अलग पढ़ा दिया, एनवायरमेंट अलग पढ़ा दिया, इंडियन सोसाइटी अलग पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने सोशल जस्टिस अलग पढ़ा दिया, ह्यूमन राइट्स हमने अलग पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर अलग पढ़ा दिया, इकोनॉमी अलग पढ़ा दिया। वो पढ़ाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती हैं चीज़ें। एग्जाम हॉल में जाने के बाद सब जो है वो गुड़ गोबर बन जाता है, एक ही जगह जो है नॉलेज आ जाती है। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि वहाँ पे आई विल राइट इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक, और वहाँ से एकदम से क्या निकलेगा, मैं अपना दिमाग का इंटरनल सिक्योरिटी वाला कंपार्टमेंट ओपन करूंगा और वहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, ये नहीं होने वाला वहाँ पे, नेवर। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, किस हिसाब के क्वेश्चंस है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, फिर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ये बेसिक इसके अंदर एक, मैं बोलूंगा, एक लॉजिक होना चाहिए आपके ऊपर, कंटेंट होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बट कंटेंट पे ओवर रिलाई मत करना। रिलाई किस पे करना चाहिए कि 15 या 17 मिनट के अंदर, 17 to 18 मिनट इट्स द आइडियल टाइम टू राइट वन ऐसे। इतने मिनट में आपको एक ऐसे लिखना आना चाहिए और अबव एवरेज होना चाहिए। अगर यूपीएससी की बात करूँ, सीएपीएफ में 20 में से 8 नंबर इज एवरेज। आपका काम क्या होगा, 8 से ज़्यादा लेके आने हैं, 9 आ जाएं, 10 आ जाएं। क्योंकि अगर हर एक ऐसे में आपका 1 मार्क्स ज़्यादा आता है, सपोज 4 मार्क्स में आप यहाँ से ज़्यादा हो गए, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आप 1-1 मार्क्स ज़्यादा लेके आते हो तो 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग होते हैं, 6 नंबर वहाँ से होगी। रिपोर्ट राइटिंग में सपोज दोनों में आधा आधा नंबर ज़्यादा लेके आते हो, कितने हो गए, 1 नंबर वहाँ से हो गया, तो 7 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तो ऑन एन एवरेज ऐसे ही प्रेस ईयर कॉम्प्रिहेंशन में 1-1 नंबर आप ज़्यादा लेके आ गए तो 12 से 13 नंबर का फर्क आपका पड़ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12 से 13 नंबर है ना, बहुत होते हैं। आपको ये सीखना है अब एवरेज कैसे स्कोर करना है, दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए बाद में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कशन क्या करने वाले हैं। आई स्टार्ट विद द सिलेबस। अगर सिलेबस के बिना मैंने स्टार्ट कर दिया ना, दैट वुड बी द इनजस्टिस, क्योंकि सिलेबस ही की है। हर टॉपर भी बोलता है कि भाई सिलेबस, स्टार्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ। अगर सिलेबस जो है वो आपने स्टार्ट नहीं किया, उससे आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो सिलेबस को एक बार बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं। ओके, राइट। तो हेयर इट इज द सिलेबस। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस है, सीएपीएफ।
जनरल मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है आपका पेपर टू। पेपर टू, द नेम इज रिटन जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज द नेम ऑफ द पेपर टू इन सीएपीएफ एग्जाम। अब जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर टू में दो पार्ट होते हैं, इसको आप ध्यान से देखो। पेपर टू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट है पार्ट ए एंड दूसरा पार्ट है पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट ए कितने नंबर का है, 80 नंबर का, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के आपको 4 ऐसे मिलेंगे जो कि आपको लिखने हैं, बट आपको चॉइस रहेगी 6 में से आपको 4 लिखने हैं एंड ईच ऐसे कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। तो इफेक्टिवली आपका 80 मार्क्स जो है पार्ट ए से आता है। इसमें अगर लैंग्वेज की बात बोलूं तो लैंग्वेज इसमें आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हो और हिंदी भी यूज कर सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज इसके अंदर अलाउड है किसी भी एस्पेरेंट को। बट इन पार्ट बी दैट कंसिस्ट ऑफ 120 मार्क्स, ये 120 मार्क्स का है, इसमें आपको लैंग्वेज की ऑप्शंस नहीं होती। लैंग्वेज आप यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही यूज कर पाओगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर और भी जो रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, मराठी हो गई या फिर और भी, उनको पेपर टू में पार्ट बी के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। ग्रामर का बहुत ज़्यादा उनको इशू रहता है। अब पार्ट बी के अंदर क्या है, उससे पहले हम देखेंगे पार्ट ए के अंदर सिलेबस क्या डिफाइन है। पार्ट ए के अंदर इतना तो पता चल गया कि आपको यहाँ पे ऐसे के क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 क्वेश्चन, 6 में से 4 लिखने पड़ते हैं। नाउ here it is written that these essay questions which are to be answered in a long narrative form. Narrative, understand the word narrative. Narrative का मतलब क्या होता है, नरेशन, किसी इंसिडेंट को नरेट करना, राइट, इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, एंड विच कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, ये जो टॉपिक्स होंगे ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे डिवाइडेड होंगे। जैसे पहला टॉपिक इन्होंने लिखा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा दिस सीपीएफ एग्जाम के अंदर। ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और भी क्वेश्चन पहले ही पूछे जा सकें, जैसे रोल ऑफ सरदार पटेल, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ मीडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ आई वुड से इंडियन नेशनल आर्मी in nation building, role of you would say this time also the tribal resistance against colonial rule। ये भी इस बार क्वेश्चन आया था सीपीएफ 2024 के अंदर, ट्राइबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो कहाँ से आया ये, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, उससे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। अब हम देखेंगे भाई ज्योग्राफी से कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको दिखा है कभी साइक्लोन पूछा है, कभी अर्थक्वेक पूछा हो, कभी आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी हो, नहीं पूछी ना। ज्योग्राफी जो है वाइडर टर्म है, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्या ज्योग्राफी के अंडर रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल है। तो रिसोर्सेज में कहाँ से क्वेश्चन पूछा, रिसोर्सेज में क्वेश्चन पूछा वाटर स्कार्सिटी के ऊपर। क्या ज्योग्राफी के अंदर एनवायरमेंट नहीं है, बिल्कुल है। क्या एनवायरमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा, कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, दिस द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द मॉडर्न मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किससे, ज्योग्राफी से। क्या ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर नहीं है, बिल्कुल है। क्या क्वेश्चन आया नहीं एग्रीकल्चर पे, बिल्कुल आया है। कंबाइन करके पूछा है एनवायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर, किस हिसाब से पूछा है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के अंदर एनवायरमेंट भी है, ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्सेज भी है, ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमी भी है, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमी भी आती है, एक तो ये हो गया। प्लस ज्योग्राफी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन किस किस तरह के आ चुके हैं, द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, इट इज टाइम टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आपका आया था इंडियन पॉलिटी से, दैट इज द कोर पॉलिटिक्स से आया था, बिल्कुल कोर पॉलिटिक्स से। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आया था आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड, क्वेश्चन था नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट इज अ अनहेल्दी ट्रेंड इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई क्वेश्चन पॉलिटी से भी आ चुके हैं, क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आ चुके हैं, क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी आ चुके हैं, और क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आ चुके हैं। इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था। इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया क्वेश्चन आया था,
आया था, राइट। इकोनॉमी से और क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन इट्स स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भाई इकोनॉमी से क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है, इकोनॉमी से एक और क्वेश्चन आया था जैसे जीएसटी के ऊपर आया था, वो रिपोर्ट राइटिंग में आया था। ओके, तो इकोनॉमी से क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है। और नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, आप जो है कई बार जो है इसको है ना मिस इंटरप्रेट करते हो। आपको ये लगता है कि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी है। दिस इज नॉट एन इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। और नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इज मच वाइडर कंपैरेटिवली टू इंटरनल सिक्योरिटी। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी अगर आप देखोगे, इसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी भी है, इसके अंदर आप नेशनल सिक्योरिटी भी डालोगे। अलोंग विद नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें एक चीज और डाल सकते हो, दैट इज रिलेशन विद द इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर नेशनल सिक्योरिटी का रिलेशंस आप किससे कनेक्ट कर पाए, इंटरनेशनल रिलेशन से, तो वो क्या कहलाएगा, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। आपकी जियो पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, आपके बगल में एक्सटेंडेड नेबरहुड में कुछ हो रहा है, आपके इमीडिएट नेबरहुड में कुछ हो रहा है, नेपाल में कुछ हो रहा है, मालदीव्स में कुछ हो रहा है, म्यांमार में कुछ हो रहा है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे क्या खतरा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे क्या खतरा है। अगर मैं एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करूँ, मिडिल ईस्ट, इसराइल और पैलेस्टाइन जो इशू है, या फिर हमास के साथ जो अभी वॉर है, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया यूक्रेन हो रहा है, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दीज थिंग्स वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, इट हैज अ ब्रॉडर कॉनोटेशन, वाइडर कॉनोटेशन। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी के अंदर इट वुड बी द इंटरनल सिक्योरिटी एंड इट वुड बी द नेशनल सिक्योरिटी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटर रिलेशन विद द यू वुड से जियो पॉलिटिक्स। ओके, जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, जो भी ग्लोबल डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो भी चेंज हो रही है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से आया था, जो कि कनेक्ट किया गया था इंटरनेशनल रिलेशन से। क्वेश्चन वॉज सिक्योरिटी इंपैरेटिव फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दैट वाज आस्क्ड इन वे बैक इन 2012। ये क्वेश्चन आया था, सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्वेश्चन आ चुका है। दिस टाइम ऑल्सो सीएपीएफ 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वॉज ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ग्लोबल पीस किसका पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का। नेशनल डिफेंस बजट किसका पार्ट है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, राइट। ये समझ में आ गया। तो ये आपको समझना है कि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू नक्सलिज्म, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टेररिज्म, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ड्रोन्स, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज अ ब्रॉडर कॉनोटेशन, राइट। हालांकि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी के डायरेक्ट मुद्दे बताऊं, तो क्वेश्चन इन्फिल्ट्रेशन से भी आया है, इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन एमर्जिंग थ्रेट से भी आया है, एमर्जिंग थ्रेट्स emerging threats are there was a question in I think into 2020। हाँ, emerging threats से क्वेश्चन आया था कि how it is a threat for India's internal security, ये क्वेश्चन आया था। उसके साथ साइबर अटैक, अ न्यू काइंड ऑफ वारफेयर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ क्वेश्चन आया था रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, बट यू नीड टू बी रेडी कि कोई भी इंटरनेशनल सिनेरियो होता है तो आपको रेडी रहना है भाई, कि उसको नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। ह्यूमन राइट इश्यूज क्वेश्चन आ चुका है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, सीपीएफ में क्वेश्चन आया है, कभी ध्यान से देखा होगा आपने, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। उसके बाद ह्यूमन राइट इश्यूज पे आप और देखोगे, ह्यूमन राइट इशू को अगर मैं कंपेयर कर पाऊँ, ह्यूमन राइट इशू इज अ ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर सोशल जस्टिस भी आता है। ह्यूमन राइट इशू में आप वीमेन भी डाल सकते हो, ह्यूमन राइट इशू में आप चिल्ड्रंस भी डाल सकते हो, ओल्ड एज पीपल भी डाल सकते हो, ट्रांसजेंडर्स भी डाल सकते हो, क्योंकि ह्यूमन राइट इश्यूज जो है बहुत ही वाइडर टर्म है, इसको सब डिवाइडेड किया जा सकता है। ह्यूमन राइट इश्यूज में अगर आप देखोगे, फूड सिक्योरिटी इज एन इशू फॉर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करने हैं। तो ह्यूमन राइट इशू पे जैसे एक क्वेश्चन आता है, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके साथ ही वीमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ये भी ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर डाली जाती है। बेसिकली सोशल जस्टिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसी में डाली जाती है। चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ह्यूमन राइट इश्यूज में आती है। चाइल्ड रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आया है, चाइल्ड लेबर इज एन एंडेमिक रियलिटी टू इंडिया, चाइल्ड लेबर इज एन एंडेमिक रियलिटी टू इंडिया, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं इसको हेल्थ से कनेक्ट करूं,
और फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट करूं, क्वेश्चन वाज ensuring social justice, sorry, ensuring sanitation will give more payoff to the nation than giving food subsidies. क्वेश्चन समझ में आया? ensuring good hygiene will give nation better payoff than giving food subsidies. तो भाई ये भी आपका किसके अंदर आ सकता है? ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर आता है. अब यूपीएससी के पास जो है ब्रह्मास्त्र वो ये है, एनालिटिकल एबिलिटी. ये जो है ना एनालिटिकल एबिलिटी, ये ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी के पास. अगर उसने ये चला दिया तो फिर आप सिलेबस भूल जाइए, वो कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर. एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड अंडर दिस पर्टिकुलर वर्ड, एनालिटिकल एबिलिटी. आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है वो. एनालिटिकल एबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके. जैसे अगर मैं बताऊं, द क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू, यस, एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ अ कैरेक्टर. एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है. एक क्वेश्चन पूछा है द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड. एक ये क्वेश्चन पूछा है. एक क्वेश्चन पूछा है विद अंडर दिस एनालिटिकल एबिलिटी, क्वेश्चन वाज women empowerment and globalization, right? That falls under the category of analytical ability, जिसमें दो चीजों को आपस में इंटरलेट करने की कोशिश की जाए, that would justify this analytical ability. वो इसके अंदर आएगा. बहुत सारे क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन है. यहाँ पे डिस्कस करने लग गया तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा. लेकिन अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है. रोल ऑफ सरदार पटेल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ मीडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन नेशन बिल्डिंग. देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2024, क्वेश्चन वाज ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल. क्वेश्चन आ चुका है. तो इस तरह के क्वेश्चन भाई आ रहे हैं. उसके साथ ज्योग्राफी से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? रिसोर्सेज के, वाटर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं. ज्योग्राफी से एनर्जी के क्वेश्चन भी आए हैं, सच एज ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, क्वेश्चन आ चुका है. और ज्योग्राफी से और कैसे क्वेश्चन आते हैं? एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ज्योग्राफी से और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो ये आपको समझना है. पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे. पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं रोल ऑफ गवर्नर से. पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रीजनल पार्टी से. पॉलिटिक्स से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पोस्ट पोल, सॉरी, प्री पोल कोलिजन इज बेटर देन पोस्ट पोल कोलिजन, राइट? प्री पोल पार्टनरशिप इज बेटर देन पोस्ट पोल कोलिजन. इस तरह के क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं? पॉलिटिक्स से. रीजनल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन आया है, ओके. उसके बाद इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया. अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग पे क्वेश्चन आ रहा है. एक क्वेश्चन आया था, इट इज टाइम टू ओवरहोल आवर बैंकिंग सिस्टम. इट इज टाइम टू टोटल ओवरहोल आवर बैंकिंग सिस्टम, और इट इज टाइम टू रीडिफाइन द हाउ आवर बैंकिंग सिस्टम गवर्न्स. तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं. नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. अब हम आते हैं पार्ट बी पे. भाई पार्ट बी के अंदर ये क्या क्या लिखा है? इसके अंदर प्रेस से है. प्रेस से राइटिंग कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है. आपको 450 वर्ड का क्या दिया जाता है? एक पैसेज दिया जाता है. 450 को आपको 150 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है. 1/3 के अंदर आपको ये क्या करना पड़ता है? कंप्रेस करना पड़ता है. कंप्रेस कैसे करेंगे उसकी एक टेक्निक है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम. कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, उसके बाद ये लिखा है अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, जिसमें 120 नंबर की है. वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके अंदर? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 20 नंबर का होता है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 20 नंबर का होता है. उसके बाद प्रेस से राइटिंग, राइट? डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स. काउंटर आर्गुमेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों 20 नंबर के होते हैं. तो ये कितना बन गया? 40 मार्क्स के आपके काउंटर आर्गुमेंट्स हो गए, ओके. सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग. सिंपल ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की होती है. तो ये कुल मिला के आपके कितने हो गए? 120 नंबर. तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं. ग्रामर के मैंने क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से इसके मेन टॉपिक है ग्रामर के अंदर. कंडीशनल यू नीड टू अंडरस्टैंड. कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंजंक्शंस क्या होते हैं? नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वॉइस कन्वर्ट करनी आनी चाहिए. एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना आना चाहिए. क्वेश्चन टैग कन्वर्ट करना आना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आने चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की भी टाइप है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको कोई बोले कि भाई इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दो, या फिर असर्टिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दो. दूसरा आपको बोले इस नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दो, इस तरह से आपको बोले. तीसरी जो टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन की वो ये आती है कि आपको बोलता है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स के अंदर करो, इस कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड के अंदर करो, इस कंपाउंड को सिंपल के अंदर कर दो. ऐसी भी आपको टाइप मिलती है. और जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कई बार
कई बार ये बोला जाता है कि आपको अनलेस अनटिल का यूज़ करके इसको दोबारा लिखना है, कई बार बोला जाता है एज सुन एज का यूज़ करके दोबारा लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आता है इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक टॉपिक ये है। उसके बाद आपकी वोकेबलरी, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो फ्रेजल वर्ब प्लस ईडियम एंड फ्रेजेस का एक पर्टिकुलर पार्ट है। उसके बाद आपको करेक्ट द सेंटेंसेस करने पड़ते हैं, 5 नंबर के आते हैं, 5 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, सॉरी 5 सेंटेंस दिए जाते हैं। उसका क्या करना पड़ता है आपको, उसमें करेक्शन करना पड़ता है। आर्टिकल्स के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ से, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कई बार एडवर्ब से आ रहे हैं, कई बार सब्जेक्ट, कई बार मिस अप्रोप्रिएशन, मतलब ऐसे भी वर्ड आते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएटली यूज़ किए हैं, उस वर्ड का मतलब कुछ और है लेकिन वर्ड यहाँ पे ये यूज़ कर दिया है तो गलत तरीके से यूज़ कर दिया। तो लगभग ऐसे 13-14 टॉपिक्स हैं जो आप ग्रामर टॉपिक्स के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नाउन से भी क्वेश्चन आया, एक बार एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन आया था, तो नाउन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो ग्रामर की जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर जो है अपलोड कर रखे हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं और कुछ हमारे पेड बैच के अंदर है, ग्रामर का एक पार्ट बन सकते हो आप। ऐसे राइटिंग के अंदर स्पेशल हम प्रोग्राम चला रहे हैं, यू कैन ऑल्सो बी बिकम पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ तक अब हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, वी विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। विल डू विद नेशनल सिक्योरिटी, जो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उस पे हम पहले करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज, वी विल लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीएफ के अंदर अंडर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी थीम से जो आया है ना, उसको एक बार देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी थीम से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सीएपीएफ के अंदर, उसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 2024 के अंदर ये आया था, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। मुझे बताओ किस किताब में लिखा है इसके बारे में, ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट की? अशोक कुमार आईपीएस बुक पढ़ते हो आप, चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो? कहीं पे वहां पे जिक्र है कि ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट का? नहीं है। जो आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इशू बेस्ड आ रहे हैं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट इशू बेस्ड एग्जाम। जनरली जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे इशू बेस्ड हैं। अब इशू बेस्ड है तो आपको इशू बेस्ड तैयारी करनी चाहिए। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, यू नीड टू पिक अप इशूज, कि इशू है क्या हमारे देश के अंदर, वो इशू आपके दिमाग में आ गए, देन यू विल सजेस्ट सर्टेन स्टेप्स जो नीड टू बी टेकन। अगर कुछ इशू जो है कंटेम्प्रेरी है तो क्यों हुए हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कुछ इशू जो है हिस्टोरिक है तो अभी तक क्यों चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए उसके ऊपर, तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले ये जो टॉपिक देखा है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, क्या ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल है? यस, टू सम एक्सटेंट हिस्टोरिकल है। क्या ये करंट भी है? करंट भी है। इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, ओके, और टू सम एक्सटेंट रशिया एंड टू द यू कैन से द यूएस ऑल्सो, रशिया और यूएस, चाइना एंड यूएस। तो इसमें आपको ये देखना है कि ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट जो है इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं कि आज से ही ग्लोबल पीस इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों ने, कंट्रीज ने अपने नेशनल डिफेंस बजट को बहुत पहले से बढ़ा दिया है। अगर मैं अमेरिका की डिफेंस बजट की बात करूँ तो इंडिया की जीडीपी के बराबर है, ओके। अगर वो कन्वेंशनल जो डिफेंस हार्डवेयर पे जो अमेरिका खर्च करता है वो पूरी इंडिया की जीडीपी के बराबर है। अंडरस्टैंड दिस, इतना बड़ा डिफेंस बजट है उसका। तो उनका डिफेंस बजट ये है। और हाउ दे आर इंश्योरिंग द ग्लोबल पीस? by invading in Afghanistan, by invading in Iraq, by invading in certain other part of the country world, okay। क्या अमेरिका ये करता है? टू सम एक्सटेंट वो करता है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजिक नीड्स हो सकती होंगी, लेकिन इसको हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचना है कि जो ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट है, भाई नेशनल डिफेंस बजट अगर हम बढ़ाते हैं हमारा, तो हाउ इट विल हेल्प इन इंश्योरिंग द ग्लोबल पीस? इफ देर इज अ ग्लोबल पीस, हाउ इट विल रिड्यूस डाउन द नेशनल डिफेंस बजट? क्योंकि अगर दुनिया के अंदर नेबरहुड के अंदर, सपोज इंडिया का एग्जांपल लेकर, इंडिया का नेबरहुड जो है पीसफुल नहीं है। चाइना हमारे बॉर्डर्स पे हमेशा प्रेशर बनाए रखने की कोशिश करता है, इधर से पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेशन करता है, प्रॉक्सी वॉर सपोर्ट करता है। हमारी टाइम, एनर्जी, मनी कहाँ स्पेंड होगा? डिफेंस नीड पे। जो पैसा हम प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर खर्च कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते थे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा सकते थे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में लगा सकते थे, वो हमने किस में खर्च किया?
अपनी डिफेंस नीड पे, राइट? क्योंकि रीजन में क्या है, पीस नहीं है, नेबरहुड में पीस नहीं है, इनस्टेबिलिटी है। अगर नेबरहुड में पीस है, ग्लोबल पीस है, तो नेशनल डिफेंस बजट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही काम चल जाएगा। अगर नेशनल डिफेंस बजट अच्छा खासा है, अमेरिका से भिड़ने कौन आएगा, पहले तो ये बताओ। क्या अमेरिका से भिड़ने कोई आ सकता है? सिर्फ ही आ सकता है, नॉर्थ कोरिया जैसा। बट जनरली अगर नेशनल डिफेंस बजट किसी पर्टिकुलर कंट्री का बहुत ज़्यादा है, तो डेटरेंस विल बी क्रिएटेड, कन्वेंशनली वो जो मिलिट्री होगी स्ट्रांग होगी, और वहां पे उस एरिया के अंदर थोड़ा पीस मेंटेन होगा ही होगा, राइट? उसके बाद देखते हैं, ये सेकंड बताओ, साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वारफेयर। क्या साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वारफेयर, मुझे ये बताओ, क्या ये जो टॉपिक है बुक में तो मेंशन होगा साइबर अटैक, लेकिन क्या ये इशू बेस्ड नहीं है? 2023 के अंदर कुछ हुआ होगा ना साइबर अटैक, एम्स अटैक हुआ, उससे पहले भी कई अटैक हुए, साइबर अटैक हुए, सिर्फ इंडिया में नहीं हुए, दुनिया भर में हुए। रैंसमवेयर अटैक हुआ, उससे पहले इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी हुआ, कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे भी हुआ। तो ये जो साइबर अटैक है, नए काइंड का वारफेयर कैसे है? तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इशू बेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू बेस्ड है, और क्या ये हिस्टोरिकल है? नहीं है, कंटेम्प्रेरी है। यूपीएससी ने सीएपीएफ की हिस्ट्री में पहली बार साइबर अटैक पूछा है, लेकिन चल तो ये 2012 से रहा है साइबर अटैक, मतलब ज़्यादातर न्यूज़ में जो है, लेकिन पूछा 2023 के अंदर है। तो साइबर अटैक न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि ये जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी है, इसीलिए पूछा है, देश और दुनिया में ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। थर्ड टॉपिक देखो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। कौन सी किताब में लिखा है? नहीं लिखा। क्या इशू बेस्ड है? टू सम एक्सटेंट। क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता है क्वेश्चन? ऑब्वियस, इट रिक्वायर्स एन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कहाँ से आएगी? बुक पढ़ के सिर्फ आ जाएगी? नोट्स खरीद के आ जाएगी? नहीं आएगी। कहाँ से आएगी? खुद की रीडिंग हैबिट से, न्यूज़पेपर से कनेक्ट करना, राइट? न्यूज़पेपर से कनेक्ट करके अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स, डिमांड क्या है, तो ये जब ये आप लिख सकते हो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टाइमली एक्शन क्यों है? 2022 में ऐसा क्या हुआ था? क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्या टाइमली एक्शन? गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है, जून के अंदर। तो हमने क्या किया था उसके बाद? वी टुक टाइमली एक्शन। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ, हमने क्या किया? अटैक दोबारा से रिटेलिएशन किया। पुलवामा अटैक हुआ, हमने बालाकोट किया, टाइमली एक्शन। दैट शोज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं जा रहे क्या? सीडीएस हमने बना लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट हम बना चुके। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में और क्या डालोगे? व्हाट वुड यू राइट इन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं जा रहे क्या? बिल्कुल जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में और क्या जा रहे हैं? हम मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस, सो दैट कोल्यूजन्स बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस कैन बी बिल्ड अप। अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटीज होती है तो पहले से हम प्रिपेयर्ड हों। ओके, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वेपन्स की रफाल हम लेके आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हम लेके आ रहे हैं, खुद बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हम ओवर रिलायबल नहीं रहना चाहिए चाहते दूसरी किसी कंट्री के ऊपर। हमें पता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, हमें पता है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। फॉर दैट हमने क्या प्रोग्राम शुरू किया? आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने लगाए हैं, एक यूपी के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर है। दैट शोज इंडिया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ओके, तो ये होता है थोड़ा सा इसमें दिखाने का। ये मैंने करंट बताया, इसमें आप पिछला भी बता सकते हो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर ऑपरेशन मेघदूत हमने किया सियाचिन के अंदर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, टाइमली एक्शन है, क्योंकि हमें वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के कुछ ना कुछ आप बोलोगे वहाँ पे उनके सिगरेट पैकेट्स मिले, कुछ उनके और भी कपड़े मिले, कुछ बोटल्स मिली। हमें पता लगा चाइना यहाँ पे कब्जा करना चाहता है। हमने क्या किया? ऑपरेशन मेघदूत पहले ही कर दिया। ऑपरेशन कैक्टस हमने किया, कहाँ पे किया? ऑपरेशन कैक्टस हमने किया मालदीव्स के अंदर, वहाँ पे आर्मी कूप हो रहा था, उसको बचाया। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो कहाँ पे किया? 26/11 अटैक में। दैट शोज इंडिया की टाइमली एक्शन। टाइमली एक्शन और क्या था? अगर हम ऑपरेशन पवन की बात करें जो श्रीलंका में हमने किया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे भेजी, क्या वो स्ट्रेटेजी, क्या वो हमारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी? क्या हमारा टाइमली एक्शन था? दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका के अंदर गई थी वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया का, ठीक है। वी लॉस्ट लॉट ऑफ अवर मैन, बट ऑब्जेक्टिव्स लगभग पूरे हो चुके थे। एल टी टी वॉज फिनिश्ड बाय देन, राइट। तो ऑपरेशन पवन के बारे में बात कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन है भाई, दुनिया भर के ऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हो। जैसे देयर वाज एन ऑपरेशन कैरिड आउट इन म्यांमार, ठीक है,
हॉट परसूट, डोगरा रेजिमेंट थी जो आर्मी की, उसका कॉन्वॉय अटैक कर दिया था बाय दिस इंसर्जेंट्स, उनका कॉन्वॉय अटैक कर दिया, 17 से 18 डोगरा रेजिमेंट के जो जवान थे वो मारे गए थे। तो फिर क्या किया, 21 पैरा एसएफ कैरिड आउट एन अटैक म्यांमार में घुस के, दैट शोज टाइमली एक्शन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। उसके बाद देखो दोबारा आते हैं, द emerging प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज। हालांकि दिस क्वेश्चन इज शुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट यहाँ पे इसको लिख दिया emerging प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, काम चल जाएगा। इज दिस टॉपिक कंटेम्प्रेरी? यस, दिस इज कंटेम्प्रेरी, क्योंकि वीमेन्स की प्रेजेंस आर्मी में बढ़ रही है। कहाँ पे? एनडीए के लिए ओपन कर दिया हमने, सैनिक स्कूल के लिए ओपन कर दिया है, वीमेन्स को परमानेंट कमीशन हमने दे दिया है, वीमेन के कमांडिंग रोल पे बात चल रही है। तो एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, वीमेन सागर प्रक्रिया कर रही है आईएनएस तारिणी के अंदर, ओके, वीमेन अब फाइटर उड़ाती है, वीमेन अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, वीमेन अब सर्टेन स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी काम कर रही हैं, ठीक है, लीडरशिप उनकी दिख रही है। तो एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, वीमेन अब जब 26 जनवरी होगी वहाँ पे कॉन्टिजेंट भी लेड करती हैं, राइट, वीमेन लेड करती हैं। तो दैट शोज एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे आप देखोगे फर्स्ट टाइम सीआईएसएफ की जो लेडी डीजी बनी थी उनका नाम मुझे बता दीजिए। फर्स्ट लेडी डीजी ऑफ सीआईएसएफ एवर इन हिस्ट्री, नीना सिंह, राइट, आईपीएस नीना सिंह। उसके साथ मुझे बताइए इन द हिस्ट्री ऑफ सीएपीएफ, सीएपीएफ में 5 फोर्स आती हैं, कौन सी ऐसी फोर्स थी इन सीएपीएफ जिसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी? कोई ऐसी लेडी डायरेक्टर जनरल जो बनी थी, कौन सी ऐसी फोर्स थी? बता देता हूँ, सशस्त्र सीमा बल थी। सशस्त्र सीमा बल की आप बता देना, पहली जो वीमेन डीजी बनी है वो मुझे बता दो, वो वीमेन डीजी का नाम क्या है। ओके, तो दैट शोज एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज। उससे क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे वो आपको बताना, सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो के अंदर क्या फायदा हो सकता है, राइट। फिफ्थ टॉपिक देखिए, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। भाई एमर्जिंग थ्रेट्स किस तरह के? एमर्जिंग समझते हो? नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द कन्वेंशनल थ्रेट्स? व्हाट डू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स? कन्वेंशनल थ्रेट्स आर दोज थ्रेट्स जो कि टेरिटरी से रिलेटेड हो, उसके अलावा जो भी थ्रेट्स हैं दोज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स, जिसको हम एमर्जिंग थ्रेट्स भी बोल सकते हैं। क्या क्या होते हैं भाई नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स? सारे हो गए, साइबर क्राइम हो गया, साइबर अटैक्स हो गए, साइबर वॉरफेयर हो गया, उसके साथ आप देख लीजिए इन्फिल्ट्रेशन हो गया, बॉर्डर इश्यूज हो गए, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ आप देख लीजिए नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, सब एमर्जिंग थ्रेट्स में लिख सकते हो। लेकिन मोस्ट एमर्जिंग, और इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हो तो मैक्सिमम फोकस योर should be about radicalization, communalism. You can talk about social media, you can talk about fake news, you can talk about disinformation, misinformation, you can talk about other things also. Okay. सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 2020 के अंदर पूछा था, क्यों पूछा था भाई 2020 के अंदर, क्या कारण था? सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 2020 में एग्जाम कब हुआ था? क्या उस टाइम पे गलवान वैली हो चुका था क्या? कि गलवान तो जून में हुआ था, है ना, गलवान जून में हुआ था, लेकिन दैट वाज अ कोविड ईयर आल्सो। 2020 कोविड ईयर था ना, 2020 जो था कोविड ईयर था, मार्च में तो कोविड आ चुका था। आई थिंक ये जो आपका फिर एग्जाम दैट हैपेंड इन दिसंबर, शायद दिसंबर में हुआ था ये एग्जाम, ओके। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि उस टाइम पे गलवान हुआ था, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे 2020 के दौरान, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है 2020 का। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्यों है? उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया कि कोई ना कोई जो इंसिडेंट होता है वही मजबूर करता है ऐसे क्वेश्चंस को पूछने में। अभी तक हमें ये पता चल गया भाई कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम। आप देखिए करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कंपैरेटिवली। जस्ट आस्किंग नक्सलिज्म, जस्ट आस्किंग टेररिज्म, जस्ट आस्किंग नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जस्ट आस्किंग JNK मिलिटेंसी, जस्ट आस्किंग अ कम्युनलिज्म, जस्ट आस्किंग सिविल राइट्स, वो क्वेश्चन कम है। इसके अंदर अगर आप देखोगे क्वेश्चन की पेरिफेरी देखो, क्वेश्चन का होराइजन देखो, क्वेश्चन में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो वो देखो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देखो।
लेवल है भाई यूपीएससी का, सीपीएफ के पेपर का। कभी आप सोच रहे हो कि नोट्स पढ़ के या फिर ऐसे ही हो जाएगा, हवा में नहीं होने वाला। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बता देंगे वो भी कैसे होगी। उसके बाद देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया किसका पार्ट है? नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। ओके, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी का पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, 2015 के अंदर आया था। सीनोपाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी, हालांकि ये नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था सीनोपाक अलायंस क्या है? इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। सीनोपाक अलायंस, सीनो मतलब चाइना, पाक मतलब पाकिस्तान, दोनों का अलायंस इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है। और किसका टॉपिक बन गया? नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी का, समझ गए? तो ये आईआर को नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट किया है। इन्फ्लिटेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया सिक्योरिटी। अब इन्फ्लिटेटर्स कैसा मुद्दा है? सिक्योरिटी से रिलेटेड, इलीगल इमिग्रेशन, इन्फ्लिटेटर्स, रेफ्यूजी, कैसे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जेएंडके में मिलिटेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर क्या है? डेमोग्राफिक चेंज है, इंसर्जेंसी है। मणिपुर में क्या हो रहा है देख रहे होगे आप। कैसे इन्फिल्ट्रेटर्स थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। 26/11 अटैक हुआ, कहाँ से आए थे? पानी के रास्ते से। ओके, पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ, कहाँ से आए थे? पंजाब के रास्ते से। ठीक है, और देखियो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखियो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी, कैसे चैलेंज है बताइए? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म वर्ड का पहले तो मतलब आना चाहिए, क्या होता है फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या होता है, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटलिज्म? फंडामेंटलिज्म का वर्ड, इस वर्ड का मतलब मुझे बता दीजिए अगर किसी को पता हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटलिज्म? सर्च कर लेना फंडामेंटलिज्म। मैं दावे से बोलता हूँ काफ़ी लोगों को तो वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा फंडामेंटलिज्म है क्या। फंडामेंटलिज्म का खुद का एक अलग वर्ड है, इसका एक अलग मीनिंग है, उसके साथ रिलीजियस जोड़ दिया गया है, फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, फंडामेंटलिज्म का वर्ड का मीनिंग अलग होता है, उसके साथ जो रिलीजियस जोड़ा गया है उसका मतलब अलग है। फंडामेंटलिज्म का क्या मतलब होगा? फंडामेंटलिज्म इज अ सोशल फिनोमिना, जिसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ सोशल फिनोमिना विच राइजेस अगेंस्ट अनदर सोशल फिनोमिना। समझे? फंडामेंटलिज्म एक सोशल फिनोमिना है जो कि एक दूसरे सोशल फिनोमिना के अगेंस्ट पैदा हुआ है, और दूसरा सोशल फिनोमिना क्या है? मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निज्म। ठीक है, मॉडर्न कल्चर। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये लोग, ये क्या कहते हैं? ये जो मॉडर्न कल्चर है हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, हमारे कल्चर को डिटीरियोरेट कर देगा। तो वो क्या करते हैं? एक खुद का सोशल फिनोमिना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट दिस मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन। क्या करते हैं फिर अपने सोशल फिनोमिना के अंदर? दे विल से और दे विल प्रीच दैट वी नीड टू गो बैक टू द ओल्डर कल्चर, जिसमें हम क्या करते थे, जिस हिसाब से हम रहते थे वैसे ही रहना है। हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर जो लिखा है दैट नीड टू बी अंडरस्टूड, जिस हिसाब से वो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे ढंग से नहीं करना, जैसे वो लिखा है वैसे का वैसे इंटरप्रेट करना है, एज इट इज रिटन। उसका कोई रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करनी है आपको। वट एवर इट इज रिटन, लिटरल मीनिंग जो बनेगा उसका वही आपको क्या करना है? अडोप्ट करना है। तो हमारी सोसाइटी को वहीं लेके जाना है। सो इट इज अ सम सॉर्ट ऑफ यू वुड से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, राइट, जिसमें हम पिछला जो हमारा जो भी आपका कल्चर रहा है वहीं आप जाना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? बाहर वाला जो कल्चर आ रहा है आप उसको खत्म करना चाहते हो, दैट कोज एंड फंडामेंटलिज्म। तो उसके साथ रिलीजियस वर्ड लगा दिया तो वो बन जाएगा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब देखिए सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आ चुका है बिल्कुल। तो ये जो है ग्लोबल, दिस क्वेश्चन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वाला ध्यान से देखो। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू, सॉरी, सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स फॉर इंडिया इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है, लेकिन कनेक्ट किससे कर दिया है? इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर अवर सिक्योरिटी फोर्सेस 2010 के अंदर पूछा है। हाल फिलहाल में सॉफ्ट स्किल को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। आई थिंक दैट वाज इन रजौरी था, यस, रजौरी और अनंतनाग में भी। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ इंटेरोगेशन कर रही थी तो वहाँ पे 2-3 लोगों की कस्टडी के अंदर मौत हो गई थी, है ना। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, राइट? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को सिक्योरिटी सॉफ्ट स्किल की क्यों जरूरत है? एयरपोर्ट पे चार्टर लगा था किसी को, है ना, चार्टर लगा था ना,
तो वो क्यों सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेरर इश्यूज, अ मिथ और रियलिटी। टेरर इशू पे जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो एक मिथ है या रियलिटी है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज व्हाट, इट इज टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का ही क्वेश्चन हो गया। ये टेरर इशू मतलब कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी थीम, तो आईआर प्लस सिक्योरिटी दोनों को कनेक्ट करके पूछा है। नाउ शुड यूनिफॉर्म सर्विसेज पर्सनल बी अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन, 2009 के अंदर आया सीपीएफ के अंदर। पुलिस इन सर्विस ऑफ सोसाइटी, क्या आज के टाइम में पुलिस इन सर्विस ऑफ सोसाइटी है और अगेंस्ट द सोसाइटी है? आपकी परसेप्शन क्या है पुलिस के, पुलिस के लिए आप अपनी क्या परसेप्शन देखते हो? क्या आप जब बाइक से जा रहे होते हो, आपको सामने पता है कि नाका लगा हुआ है और आपके पास हेलमेट भी है, सब कुछ है, डिस्पाइट दैट आपके दिमाग में एक बार आपके जहन में आता है कि कुछ यार मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, तो कई बार जो है परसेप्शन ठीक नहीं है पुलिस की काफ़ी चीज़ों के अंदर, तो परसेप्शन मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। और दूसरा हमें ये देखना चाहिए जो पुलिस है उसमें हमें मॉडर्नाइजेशन करने की भी जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है सीएसएफ एलडीसी का है, सीएसएफ एसी एलडीसी, ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। टू सम एक्सटेंट दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर टू व्हाट सीपीएफ के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे सिमिलर है। तो मैंने आपको पहली थीम के बारे में जरूर बता दिया भाई, पहली थीम के बारे में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी और जो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना, किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस का ट्रेंड देखने के बाद पता चलेगा कन्वेंशनल नॉलेज से काम चलेगा नहीं, करंट अफेयर से हमें रिलेट करना आना चाहिए, टॉपिक की नीड को समझ में आना चाहिए, ये आपको चीज़ें पता चल गई। तो नेक्स्ट जो थीम होगी वो थीम हम डिस्कस करेंगे मे बी एनवायरमेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू की सीरीज में एक जनरल ओवरव्यू में आपको दूंगा, इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप क्या लिख सकते थे उसके अंदर, क्या नहीं लिख सकते थे, ये एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू उसका दूंगा। उसके बाद विल बिगेन विद टॉपिक्स, एग्जैक्ट टॉपिक्स आप कैसे लिख सकते हो वो मैं लाइव ही टीचिंग करूंगा यूट्यूब पे, कुछ टॉपिक जो आपको वहीं पे सिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही है। एक बैच जो है करंटली रनिंग है पेपर 2 का समाधान 4.0, यू कैन एनरोल इन दैट। नई थीम से शुरुआत कर लेना, इंडियन सोसाइटी से हम शुरुआत करने वाले हैं। इफ़ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी आपका दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो सकता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।